पाई ऊपर होता है O2 के केस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों ने तो एक दूसरे को कैच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज हम सॉल्व करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग द स्पीसीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको वो स्पीसीज बतानी है जिनके सेंट्रल एटम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो नॉट को जो है अंडरलाइन कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस में यूजली यही गलती होती है कि हम नॉट को ध्यान नहीं देते हैं और आंसर हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला हमें दे रखा है NH3। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5, 1 2 3 4 5 और 3 हमारे पास हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। और इसको कितने चाहिए? एक और चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो एक इन दोनों ने शेयर कर लिया। इसी तरह एक हाइड्रोजन ने शेयर कर लिया, एक इस हाइड्रोजन ने शेयर कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास ये लोन पेयर बच गया। ठीक है, अब अगर हम काउंट करें कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखो खुद तो नाइट्रोजन के पास 5 थे, 1 2 3 4 5, और 3 उसने हाइड्रोजन के शेयर कर लिए ये वाले, तो कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो NH3 के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आए। अब नेक्स्ट है AlCl3। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 और 3, तो आउटर मोस्ट शेल में हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। बना देते हैं, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उससे अटैच है क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा क्लोरीन उसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। इसी तरह एक और क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर, इसने शेयर कर लिए। अब देखते हैं कि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ये एल्यूमिनियम है, 3 तो इसके पास अपने खुद के थे और 3 इसने क्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, तो कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है BeCl2। Be के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? Be का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन बोले तो हो जाएगी 2 2, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 2, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 और 1 2, फिर साथ में लगा हुआ है क्लोरीन। इस तरह से बॉन्ड बना लिया। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके आउटर मोस्ट शेल में? 2 इसके खुद के, 2 क्लोरीन के, 4 हो गए इसके पास। ठीक है, इसके पास हो गए 4। नेक्स्ट है हमारा CCl4। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4, 1 2 3 4, और 4 क्लोरीन से अटैच है ये, एक इधर एक इधर, इस तरह। कितने हो गए आउटर मोस्ट शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? 4 इसके पास अपने खुद के थे, 1 2 3 4, और 4 आ गए क्लोरीन से, तो टोटल हो गए 8, तो इसके पास हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं PCl5 की। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे? 2 8 और 5 इलेक्ट्रॉन्स। बना देते हैं, 1 2 3 4 5। अब उसके साथ अटैच है 5 क्लोरीन्स। ये एक क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाया, दूसरे क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, है ना, पता है ना, ये तो आपने पढ़ा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अब अगर हम देखें कि फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5 इसके पास अपने खुद के थे, 1 2 3 4 5, और 5 आ गए क्लोरीन से, टोटल हो गए कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसने पूछा है इनमें से किसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो 1 2 3, इन तीनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन D 3। अगर आपने गलती से इस नोट को ध्यान नहीं दिया और 8 वाले गिन दिए तो आंसर 2 होगा, और आप आते हुए भी क्वेश्चन गलत कर दोगे सिली मिस्टेक की वजह से। तो ऐसे में नोट को हमेशा अंडरलाइन कर लो ताकि सॉल्व करने के बाद आप कोई गलती ना करो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करना है। आपको ये कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं और उनकी शेप दे रखी है, आपको इन्हें मैच करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। ये हो जाएगा VSEPR थ्योरी के बेस पे। अगर आपने ये थ्योरी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बाय हाथ का खेल है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में नीट के। ठीक है, चलो सॉल्व करने की शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम SF6। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जल्दी बताओ। 6, 1 2 3 4 5 6, और 6 हमारे पास फ्लोरीन्स है। एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन, 3 4 5 और 6। इस तरह 6 फ्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, मतलब जो इस तरह शेयर हो गए, 6, और लोन पेयर कितने हैं हमारे पास, 0। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितने आया, 6 + 0 = 6। तो अब हमारी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो SF6 तो हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल, मतलब D मैच हो गया 3 से। अब XeF4 देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ देखते हैं Xe जो है नोबल गैस होती है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने फ्लोरीन लगे हुए हैं, 4 फ्लोरीन्स लगे हुए हैं। तो 4 फ्लोरीन के साथ इस तरह से जो है सिंगल बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, बना दिया। अब ये एक लोन पेयर बच गया और ये दूसरा लोन पेयर बच गया। तो अगर हम बात करें बॉन्ड पेयर्स की, तो कितने बॉन्ड पेयर है, मतलब जो शेयर हो गए, 1 2 3 4। 4 तो हमारे पास बॉन्ड पेयर्स है, और लोन पेयर कितने, 1 और 2, 2 लोन पेयर्स हो गए। टोटल कितना आएगा, 4 + 2 6। और 6 के लिए ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। पर शेप पूछी है इन्होंने हमसे, क्या पूछी है, शेप। ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल आ गई, अब शेप देखते हैं। हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है वो इस तरह होती है। ठीक है, अब 4 हमें फ्लोरीन्स लगाने हैं और 2 लोन पेयर्स। मैंने क्या करा, इधर तो 4 फ्लोरीन लगा दिए और यहाँ पे जो है लोन पेयर लगा दिया। इस बॉन्ड की जगह 2 लोन पेयर्स आ गए। तो ये हो गई हमारी XeF4 की शेप। और इस ये देखो, ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है एक, तो इसलिए इसकी शेप है स्क्वायर प्लेनर। ये एक ही प्लेन में है, सारे चारों फ्लोरीन्स एक ही प्लेन में है, और इसकी शेप हो गई स्क्वायर प्लेनर। तो C का हो गया 2। अब देखते हैं ये BrF5। ठीक है, ये तो समझ आ गया, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट है BrF5। ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने फ्लोरीन है हमारे पास, 5 फ्लोरीन का बॉन्ड बना देते हैं, 1 2 3 4, और 5 फ्लोरीन्स का हमने बॉन्ड बना दिया। अब कितने लोन पेयर्स बच रहे हैं, 1 लोन पेयर बच रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर हो गए हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5, और लोन पेयर 1। टोटल कितना आया, 6। तो इसकी ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल ही हो गई। जब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 6 के इक्वल होता है तो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। तो ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल हो गई, पर हमसे क्या पूछा है, शेप। अब देखो इसकी शेप कैसी होगी। ब्रोमीन, हमें पता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी दिखती है। अब हमें एक लोन पेयर लगाने हैं और 3 फ्लोरीन्स। तो 1 2 3 4 5, 5 तो हमने फ्लोरीन्स इस तरह लगा दिए, और एक लोन पेयर लगाना है यहाँ पर एक, या एक काम करते हैं, फ्लोरीन ऊपर लगा देते हैं, लोन पेयर नीचे। आप किसी को भी कहीं भी लगा सकते हो, पर इस तरह जो है इमेजिन करना इजी होगा आपके लिए। अब देखो ये जो शेप बन रही है, ये ऐसे 4 फ्लोरीन्स तो एक प्लेन में, और ये इसके ऊपर इस तरह से पिरामिड बना रहा है, देख पा रहे हो। ऐसे तो ये 4 फ्लोरीन्स है इधर कोने में जो स्क्वायर बना रहे हैं, और एक फ्लोरीन इनके टॉप पर है यहाँ पर।
जो इसके साथ इस तरह से पिरामिड फॉर्म कर रहा है। तो इसकी शेप होती है स्क्वायर पिरामिडल। कहाँ स्क्वायर पिरामिडल, ये रही। तो इसकी शेप हो गई स्क्वायर पिरामिड। और NH3 के लिए एक ही बचा फिर ट्रायगोनल पिरामिडल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। NH3 भी एक बार देख लेते हैं। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 हाइड्रोजन्स, एक लोन पेयर बच गया। बॉन्ड पेयर हो गए कितने, 3। लोन पेयर कितने हो गए, 1। टोटल 4। 4 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल कुछ इस तरह बनाते हैं हम। एक हमने यहाँ लोन पेयर लगा दिया, ये लोन पेयर, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स। तो ये जो शेप बनी ये पिरामिड बनी इस तरह से। देखो अगर इसको अच्छे से बनाएं तो ये जो 3 हाइड्रोजन है ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और ये ऊपर नाइट्रोजन के साथ, देखो ये ऐसे है, और ये ऊपर नाइट्रोजन के साथ पिरामिड फॉर्म कर रहे हैं। तो इसकी शेप होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। बेस तो ट्रायंगल है और ऊपर एक पिरामिड जैसा बना रहे हैं ये। समझ गए। तो सिंपली मैच करनी थी आपको इनको इनकी शेप्स के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप क्या करो, पहले ये निकालो कि किस एलिमेंट के पास कितने लोन पेयर्स हैं। इन चारों में ये निकालो कि किसके पास कितने लोन पेयर्स हैं। अगर हम पहले की बात करें ClF3 की, तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ये मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। 3 इसके पास फ्लोरीन है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, 2 लोन पेयर्स बच गए। इसके पास हैं 2 लोन पेयर। ठीक है। सेकंड है हमारे पास IF5, आई आयोडीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 बना दिए। अब फ्लोरीन कितने हैं, 5, तो 5 फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बना देगा। इस तरह 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। कितने लोन पेयर्स बचे, 1 लोन पेयर बचा। तो सेकंड केस में हमारे पास है 1 लोन पेयर। अब थर्ड देखते हैं SF4। सल्फर ग्रुप 16 में से है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और कितने फ्लोरीन अटैच है इससे, 4, तो 4 फ्लोरीन अटैच कर देते हैं, 1 2 3 4। कितना लोन पेयर बचा, 1 लोन पेयर बचा इसके पास भी, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 1 लोन पेयर। नेक्स्ट है XeF2। एक्सी मैंने अभी बताया आपको नोबल गैस होती है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 फ्लोरीन्स हैं, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन। कितने लोन पेयर्स बचे, 3 लोन पेयर्स बचे। तो अब देखो उसने पूछा है कि मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन किस में होगा। अब XeF2 के पास 3 लोन पेयर्स हैं, तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन उसी में होगा क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा लोन पेयर्स है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन ClF3 नंबर ऑफ लोन पेयर्स अराउंड क्लोरीन इज। बहुत ईजी और सिंपल क्वेश्चन है। क्लोरीन के चारों तरफ कितने लोन पेयर्स है ये पूछा है उसने। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और 3 की फ्लोरीन अटैच्ड है उसके पास, 3 फ्लोरीन बना देते हैं, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन। कितने लोन पेयर बचे, 1 और 2, तो ऑप्शन बी मार्क कर देंगे, 2 लोन पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये क्वेश्चन है एमओ डायग्राम से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, जो हमें एमओ डायग्राम बनाना सिखाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमें सारे एलिमेंट्स के दो दो मोल वो दे रखे हैं, 2 एटम, कि ऑक्सीजन के 2 एटम है, हीलियम के 2 एटम्स है। इस तरह सबके 2 एटम्स दे रखे हैं और पूछा है कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप एमओ डायग्राम बनाओगे और देखोगे कि किसका बॉन्ड ऑर्डर, हमने इस थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा था ना, जो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल
माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो आएगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो आने का मतलब क्या है? उन दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड है ही नहीं। अगर हम सपोज करें हीलियम और हीलियम, इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 है तो मतलब इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है मतलब इसके बीच में डबल बॉन्ड है। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो मतलब इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। और अगर मैं कहूँ इसका बॉन्ड ऑर्डर है 0 तो मतलब इसके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। अब बॉन्ड नहीं होगा तो मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक अकेला हीलियम होगा, एक अकेला हीलियम होगा, हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं सबका एमओ डायग्राम बनाओगे, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, जिसका 0 आएगा वो आंसर होगा। अब देखो, इन सब के केस में 1 2 या 3 कुछ आएगा और हीलियम के केस में आपको जो है 0 मिलेगा। कैसे? मैं आपको खाली हीलियम का करके बता रही हूँ, बाकी सारे आप खुद से कर लेना। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। एमओ डायग्राम बनाएंगे वो कुछ इस तरह बनेगा। इधर एक हीलियम एटम का 1s बनाया, इधर दूसरे हीलियम एटम का 1s बनाया। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसे हटा देते हैं एक बार। अब ये जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ये कंबाइन करेंगे और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। देखो, 1 और 2, इन दोनों ने कंबाइन करके दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए। एक का नाम है सिग्मा 1s और दूसरे का नाम है सिग्मा स्टार 1s। ये वाला बॉन्डिंग है, ये वाला एंटी बॉन्डिंग है। अब नेक्स्ट टास्क है इलेक्ट्रॉन फिल करना। तो ये 1s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल कितने हो गए 4। तो बीच में हमें 4 इलेक्ट्रॉन भर देने हैं, 1 2 3 4। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास 2, माइनस ये एंटी बॉन्डिंग है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, डिवाइड बाय 2, 2 - 2 0। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0, मतलब कि हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा वैसे तो ये कंसेप्ट है कि ये क्वेश्चन कैसे होना था, पर आप ये क्वेश्चन जो है ट्रिक से भी कर सकते हो अपनी जनरल नॉलेज से। हमें ये पता है कि हीलियम जो है वो नोबल गैस है और नोबल गैस किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। हमें पता है कि नोबल गैस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है और किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, इसलिए हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर अगर वो हीलियम के अलावा सपोज बेरिलियम दे देता तो बेरिलियम 2 भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो आप कैसे निकालते? ये इस तरह पूरा बॉन्ड ऑर्डर निकाल के एमओ डायग्राम बनाते, बॉन्ड ऑर्डर निकालते, फिर देखते। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर है हीलियम 2, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। अगर एमओ डायग्राम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है तो हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, तो हम बोलते हैं उसे डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सब का एमओ डायग्राम बनाएंगे और फिर देखेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, सबसे छोटा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए इस तरह बनेगा सिंपली, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो हमने यहाँ बना दिए। ठीक है, क्या आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, दोनों ही पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब ये तो हो गया डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट लिथियम की बात करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम का यहाँ पे बनाते हैं। खाली एक काम करते हैं, सेंटर वाले बना लेते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहने देते हैं। ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए एमओ डायग्राम का। अब लिथियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक लिथियम के पास 3, 2 लिथियम के पास 6, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिए। तो ये भी डायमैग्नेटिक है,
क्योंकि सारे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा हमें। नेक्स्ट हम बनाते हैं N2 का। N2 में देखो पहले सिग्मा 1s होगा सबसे नीचे, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर होगा सिग्मा 2s, फिर होगा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, ये हटा देते हैं। इसके बाद p ऑर्बिटल शुरू हो जाएगा, इस तरह से p ऑर्बिटल का बनेगा। ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई स्टार, ये सिग्मा स्टार। ठीक है ना। एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो नाइट्रोजन के पास होंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। हमें 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो क्या एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये भी हो गया डाई मैग्नेटिक। अब बची बात O2 की। O2 का भी बना के देख लेते हैं। वैसे तो सारे डायमैग्नेटिक आ गए, तो O2 ही हमारा आंसर होगा, पर उसका भी एमओ डायग्राम बना लेते हैं। O2 का एमओ डायग्राम सेम इसकी जैसा होता है, बस एक डिफरेंस होता है। क्या होता है वो डिफरेंस? देखो, ये वाले दो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये अपनी जगह चेंज कर लेते हैं और ये इस तरह होता है। सिग्मा नीचे होता है, पाई ऊपर होता है। ये वाले दो ऑर्बिटल्स अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, स्वैप कर लेते हैं। सिग्मा नीचे होता है, पाई ऊपर होता है O2 के केस में। ये सब आपको पता होगा अगर आपने ये थ्योरी पढ़ी है तो। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। दो के पास हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स। हमें 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं टोटल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब ये देखो, ये दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अगर आपने इसको फिल कर दिया इस तरह तो ये गलत है। हुंस रूल क्या कहता है कि जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर ऐसे 3p है, तो पहले एक एक करके भरते हैं, उसके बाद पेयरिंग करते हैं। तो वो रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा। अगर हमने इस तरह भर दिया फिर तो आप कहोगे सारे डायमैग्नेटिक है, क्वेश्चन गलत है। पर ऐसा नहीं है, हमें हुंस रूल लगाना है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। अब आपको जो है दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे। कौन कौन से? एक ये और एक ये, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछिए और ये कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। ये क्वेश्चन भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से है। आप बस इतना याद रखो, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इस क्वेश्चन के लिए आप बस इतना याद रखो कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा ही स्टेबिलिटी होगी। अब एक काम करते हैं, इन सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। ये जो 4 स्पीसीज दे रखी है, सबसे पहले O2 का निकालते हैं। उसके लिए हमें पहले इसका वो बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एमओ डायग्राम बनाते हैं। सिग्मा 1s, फिर आता है सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर आता है सिग्मा स्टार 2s। फिर अभी हमने पीछे देखा कि इस तरह से बनता है ये कुछ। फिर इसके बाद ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार, ये हो गया हमारा सिग्मा, ये पाई स्टार और ये सिग्मा स्टार। ये O2 का हो गया। अब O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। O2 का हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं।
बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, फॉर्मूला पता है ना, Nb माइनस Na/2। Nb है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये है एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, डिवाइड बाय 2। ये बॉन्डिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिख दूँ यहाँ कौन सा बॉन्डिंग है कौन सा एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर ये दोनों बॉन्डिंग होते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग होते हैं। निकालो फटाफट। बॉन्डिंग में है 2 4 6 8 और 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 4 और 6, डिवाइड बाय 2, 4/2 आ गया 2। O2 के का बॉन्ड ऑर्डर तो 2 आ गया। अब O2 माइनस, O2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, 16 थे 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक इलेक्ट्रॉन और। तो अब ये एक और जो हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करा किस में आया, ये एंटी बॉन्डिंग में, तो ये 6 की जगह 7 हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं O2 माइनस की, 7 हो गया 3/2 मतलब 1.5, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आया 1.5। अब ये देखो O2 2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ ऐड कर देते हैं एक और इलेक्ट्रॉन। अब एंटी बॉन्डिंग में हो गए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। हम बात कर रहे हैं O2 2 माइनस की, इसमें हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2/2 इक्वल टू 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। अब O2 प्लस पूछा है, O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 16, और प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन रह गए, इसके पास है 15 इलेक्ट्रॉन, ये हटा देते हैं। अब हमें 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक हो गए, 9 10 11 12 13 14 और 15। अगर हम बात करें O2 प्लस की, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4 और 5, डिवाइड बाय 2, 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। इतना समझ गए, हमने सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, और उसने हमसे पूछा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, ये सब हटा देते हैं। अब इनमें से सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 प्लस का, तो O2 प्लस सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। फिर उसके नेक्स्ट आएगा O2, फिर नेक्स्ट आएगा O2 माइनस, और सबसे कम होगा O2 2 माइनस का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन में आपको ये ऑर्डर मिले वो आपका आंसर है। समझ गए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। पहले तो मुझे ये बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन होती है हाइड्रोजन और फोन के बीच में, हाइड्रोजन एंड FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फोन, हाइड्रोजन और फोन के बीच में इंटरेक्शन होती है। और इंट्रामोलिकुलर क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर का मतलब है विद इन सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है तो उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती रहती है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। अब देखो ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर है ना, ये हमें इसमें दिखेगी, ये है हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसमें ये H और ये ऑक्सीजन, इस H और इस ऑक्सीजन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें देखो ये H और ये N बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, तो ये ऐसे कैसे इंटरेक्ट कर देंगे, बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, पर ये एक और मॉलिक्यूल होगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर वाली देखने को मिलेगी, इंटर। और उसने हमसे कौन सी पूछी है, इंट्रा। ऐसे इसमें भी ये H और ये N बहुत दूर दूर है देखो, तो इनके बीच में इंटरेक्शन हो पाना मुश्किल है। और HF, ये HF, तो इसमें भी
ऐसे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, इंटर। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें आपको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नहीं एक और होगा इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट। परमानेंट डाइपोल मोमेंट बताना है, उसके लिए आपको इन सबकी शेप्स पता होनी चाहिए। शेप्स पता होगी तो आप आराम से निकाल लोगे। सबसे पहले BF3 देखते हैं। BF3 की शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसकी शेप होती है। ये देखो, इसके डाइपोल मोमेंट्स इस तरह हो गए। ये सारे एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। अगला है SiF4। अब इसकी आपको शेप पता होना चाहिए SiF4 की। Si के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बताओ फटाफट। 4 होंगे। इसका एटॉमिक नंबर है 14, 2,8,4। और हमारे पास 4 फ्लोरीन्स हैं। ऐसे 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। एक भी लोन पेयर नहीं है और 4 बॉन्ड पेयर है। क्या शेप हो गई, टेट्राहेड्रल। और हमें पता है टेट्राहेड्रल के लिए डाइपोल मोमेंट होता है 0, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और एक भी लोन पेयर नहीं है तो डाइपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इस तरह से, इस तरह से होता है ये, और ये सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं SF4। SF4 की शेप बताओ क्या होगी। सल्फर के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने फ्लोरीन अटैच है, 4। एक लोन पेयर बच गया। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। लोन पेयर कितना है, 1। टोटल हो गया 5। 5 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसे हटा दें। बीच में सल्फर, ऐसी होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक लोन पेयर है। लोन पेयर को हम कहाँ लगाते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। यहाँ पे हमने लोन पेयर लगा दिया और 4 फ्लोरीन्स इस तरह अटैच कर दिए। अब इसका डाइपोल मोमेंट देखते हैं। इसका ऊपर होगा, इसका नीचे होगा। इन दोनों ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब ये देखो, इसका इधर और इसका इधर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। और उसने पूछा इनमें से किसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, मतलब कि किसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा SF4। इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अब लास्ट देखते हैं XeF4। इसका भी 0 आना चाहिए। Xe मैंने आपको बताया नोबल गैस होती है और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बना देते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। कितने फ्लोरीन अटैच है इससे, 4। 4 फ्लोरीन्स लगा देते हैं। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। कितने लोन पेयर्स बचे, 1 और 2। 2 लोन पेयर्स हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4। टोटल हो गया 6। 6 के लिए ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल। इसे हटा देते हैं, ऑक्टाहेड्रल। बीच में हमें क्या लगाना है, Xe। इस तरह से दिखती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। हमें 2 लोन पेयर्स लगाने हैं। अभी हमने पीछे बनाई भी थी इसकी। 2 लोन पेयर्स लगा दिए, 4 फ्लोरीन लगा दिए। अब ये चारों फ्लोरीन एक ही प्लेन में है। इस तरह से होगा इनका डाइपोल मोमेंट। अब देखो, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। तो A, B और D के केस में हमें डाइपोल मोमेंट 0 मिला, जबकि C के केस में डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। इसकी शेप थी सीसो और 2 फ्लोरीन्स एक साथ ऐड हो रहे थे, जबकि बाकी सब में डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो गए, ठीक है। तो आंसर C हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द टेबल बिलो गिव्स द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, क्वेश्चन पढ़ने में बहुत बड़ा है पर बहुत सिंपल है, ठीक है। एक बार रीड करो खुद से और करने की कोशिश करो कि कैसे होएगा। देखो क्या कर रखा है उसने, एक टेबल दे रखी है। ये बॉन्ड दे रखा है, CA बॉन्ड, CB बॉन्ड, CC बॉन्ड और CD बॉन्ड।
और ये इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है, मतलब कि बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी। और इन्होंने हमसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट एटम किसका है, स्मॉलेस्ट साइज किसका है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है, मतलब बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी, जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसे तोड़ने में उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो अब हमें ये बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा। ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है क्योंकि इसे तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, अब उसने पूछा है स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, ए बी सी और डी, इन चारों में से। अब ये देखो, एटम जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, एटम जितना छोटा होगा उतनी, ये हमारा ऐसे मान लो कि ये कार्बन एटम है और ये एक दूसरा एटम है, ये कार्बन है और ये ए है। सिमिलरली यहाँ पे एक कार्बन बनाया और एक ये मैंने कोई दूसरा एटम बना दिया एक्स सपोज, ये साइज में बड़ा है, ए साइज में छोटा है। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, एक स्मॉल साइज है, ए का साइज छोटा है, तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सी ए बॉन्ड स्मॉल होगा, लेंथ में कम होगा। अब लेंथ कम होगी तो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, सी ए जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है, ये बात आप पहले भी पढ़कर आए होगे कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितनी कम लेंथ होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हम सपोज करते हैं कोई एटम है, उसका साइज, जिस एटम का साइज जितना छोटा होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी, उतनी ज़्यादा उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, उतना मजबूत बॉन्ड होगा, तो उसको तोड़ने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इन शॉर्ट, जो स्मॉल एटम होगा स्मॉलेस्ट, उसके लिए ई डिसोसिएशन सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, स्मॉलेस्ट एटम के लिए बॉन्ड को तोड़ने की डिसोसिएशन एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि जितना छोटा बॉन्ड होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी, उतनी ही ज़्यादा वो स्ट्रांग होगा, और जितना स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसे तोड़ने के लिए। तो क्योंकि इसके इसमें आपको सबसे ज़्यादा डिसोसिएशन एनर्जी दिख रही है, तो मतलब इसे तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब कि ये जो डी है इसका साइज सबसे छोटा है, तो आंसर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।